अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर। उसमें हमने देखा था कि प्रेशर को हम कैसे डिराइव करते हैं फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे कि जो टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर को कैसे डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वही प्रीवियस जो इक्वेशन है वो रिकॉल करना पड़ेगी थोड़ा सा। अगर आपने पिछला लेक्चर जो है ना वो नहीं पढ़ा तो आप काइंडली वो सुन लें, उसके बाद आपको समझ आएगी कि ये इक्वेशन कहाँ से हमने डिराइव की है। तो ये इक्वेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी प्रेशर की। P इज़ इक्वल टू 2/3 N/V। V यहाँ पे वॉल्यूम था, वो जो वेसल जिसके अंदर हमने गैस ली हुई है उसका वॉल्यूम है। N उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैं या मालिक्यूल्स ऑफ द गैस हैं उनका टोटल नंबर है ये वाला। ये उन मालिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। और ये वाला जो साइन डाला हुआ है ये एवरेज का है, ये वाला। उसके अंदर जो भी चीज़ अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ये उसकी एवरेज आ जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब इसी को मज़ीद हम आगे जो है ना एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ से v देखें, ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो जब इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो PV इज़ इक्वल टू 2/3। v उधर मल्टीप्लाई हो गया, बाकी हमारे पास n रह गया यहाँ पे, विच इज़ PV विच इज़ इक्वल टू 2/3 n इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स। अब हम ये जानते हैं, वी आल्सो नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर भी, आपने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो PV इज़ इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें P प्रेशर है, V जो है ये वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल n जो है, R यहाँ पे आइडियल गैस कांस्टेंट है, और T यहाँ पे जो प्रेशर टेम्परेचर है इसका गैस का वो हमारे पास है। हेयर N इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, यानी N यहाँ पे जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स हैं कि कितने मोल आपने वेसल के अंदर प्लेस किए हुए हैं, कितने मोल लिए हुए हैं। तो PV इज़ इक्वल टू N/NA इंटू RT। यहाँ पे देखें ज़रा कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, 1 मोल जो होता है ना ये हमारे पास N से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रोज नंबर Na। इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो आपके पास होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, इसको हम एवोगैड्रोज नंबर भी कहते हैं, इसको 1 मोल भी कह सकते हैं। 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे। यानी जब भी 1 मोल की बात आए तो आपने क्या लिखना है कि एवोगैड्रोज नंबर विच इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मोल के अंदर या एक एवोगैड्रोज नंबर के अंदर। तो यहाँ पे PV इज़ इक्वल टू N को हमने रिप्लेस किया है, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं वेसल के अंदर उसको हमने डिवाइड किया है एवोगैड्रोज नंबर के साथ। यानी टोटल नंबर को डिवाइड कर दिया जितने एक मोल के अंदर होते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। यानी जैसे हमारे पास एक, अगर हम डज़न की बात करें तो 1 डज़न किसके बराबर होता है, 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12। यानी अगर हम बॉल्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्रिकेट बॉल्स हैं, तो 12 बॉल्स का मतलब है कि 1 डज़न। इसी तरह से जो 1 मोल होता है इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, एवोगैड्रोज नंबर, और वो किसके बराबर है, ये वाले। यानी एक मोल के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब सपोज़ करें कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास 48 बाल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ बाल्स कितनी होगी, 48, और आपसे ये पूछा जाता है कि इसके अंदर मोल्स बताएं, तो कैसे बताएंगे। सॉरी, अगर बाल्स की बात हो रही है तो इतनी आपके पास बाल्स हैं, आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर डज़न बताएं कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर को डिवाइड करेंगे किसके साथ, जितने एक डज़न के अंदर हैं, कितने हैं, 12 हैं। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, यानी 4 डज़न्स हैं इसके अंदर। अब सिमिलरली यहाँ पे ज़रा देखें मालिक्यूल्स के केस में क्या होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि टोटल मालिक्यूल्स की जो तादाद है वो n है, जैसे यहाँ पे टोटल को आपने डिवाइड किया किसके साथ किया है, जितने एक डज़न के अंदर होंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि n नंबर ऑफ़ टोटल पार्टिकल्स हैं, इसको डिवाइड किससे करना है, जितने एक मोल के अंदर होंगे। एक मोल के अंदर कितने हैं, n ये हमने लिखा हुआ है, एक मोल के अंदर इतने एटम्स होंगे। तो जब आप टोटल नंबर को डिवाइड कर दें जितने एक मोल के अंदर हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा स्मॉल n।
तो इसी की स्मॉल n की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस की और क्या प्लेस की है, n डिवाइडेड बाई n है। स्मॉल n की जगह पे ये उसकी वैल्यू आ गई, बाकी फैक्टर वही है, इसकी ये वैल्यू आ गई। RT साथ वैसे ही है ये वाला। अच्छा, मज़ीद इसको आगे अगर हम डिस्कस करें, इसमें देखें ज़रा, यही क्वेश्चन है, आगे हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है। पी वी इज इक्वल टू n ओवर n ए आर टी। यहाँ पे क्या किया है कि ये वाला जो R आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमने क्या किया है कि ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट, इनको एक ही ब्रैकेट में लिखा है हमने कि R डिवाइडेड बाई n है। ये जो n है ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपने इसके नीचे प्लेस कर लिया। ये वाला भी कांस्टेंट है और ये एवोगाड्रोस नंबर या मोल जो है ये भी कांस्टेंट है। एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB के बराबर। तो PV इंटू n वैसे ही आ गया, R ओवर NA की जगह पे क्या आ गया, KB, T साथ वैसे ही है। तो हेयर KB, अब यहाँ पे KB क्या होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी, हेयर KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट and its value is 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। यानी यहाँ से अगर आप देखें कि अगर आपने KB का यूनिट निकालना है तो n जो है ये नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। टेम्परेचर उधर डिवाइड कर दें, PV का जो यूनिट होता है वो वर्क वाला होता है, जूल। जब आप टेम्परेचर इधर डिवाइड करेंगे तो ये पर केल्विन हो जाएगा, जूल पर केल्विन इसका यूनिट आ जाएगा KB का। तो ये इसकी वैल्यू याद कर लेनी है, साथ इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना है कि एक इक्वेशन हमने पहले पढ़ी है, ये वाली PV इज इक्वल टू 2/3 n इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ये जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन से ये सारा प्रोसेस करके निकाली है, ये वाली इक्वेशन आई है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया हुआ है। अब क्या करें कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखें तो इसकी लेफ़्ट साइड पे भी PV आ रहा है, और सिमिलरली अगर हम इक्वेशन नंबर 2 देखें तो इसकी लेफ़्ट साइड पे भी PV आ रहा है। तो आप क्या करें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड अगर बराबर है तो राइट भी इनकी कंपेयर कर लें। अगर हम इनकी राइट साइड्स को कंपेयर करते हैं तो इसकी राइट साइड क्या आ रही है, NKBT, ये यहाँ पे प्लेस कर लिया। ये इस इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड के बराबर होनी चाहिए, तो इसकी राइट साइड इधर प्लेस कर ली, 2/3 n इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब देखें कि ये वाला जो 3 है ये हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और n से जो n है ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर भी उतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, इधर भी उतने हैं, तो n से n जो है ये आप कट कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, n से n कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो फैक्टर बचा है ये वाला 3 है, इधर 3 को इधर मल्टीप्लाई करें, 3KBT हो जाएगा, 3KBT इधर रह जाएगा 2 इंटू n कैंसिल हो गया, बाकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास बची है। अब क्या करना है हमने कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है, क्योंकि हम डिराइव क्या करना चाह रहे हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपने टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर फाइंड करना चाह रहे हैं हम, यहाँ से T निकालें, और ये वाला जो फैक्टर है 3KB, इसको आप इधर डिवाइड कर दें। जब आप इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 3KB, इसको आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, साथ आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखें अगर तो 2 और 3 ये भी कांस्टेंट हैं, इसको हम डिसाइड कर चुके हैं पहले भी, ये वाला KB कि ये वाला कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली, ये तो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 भी कांस्टेंट हो गया, KB ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये वाला सारा फैक्टर कांस्टेंट के बराबर है। तो आप क्या करें कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा है इस इक्वेशन के अंदर, साथ में इक्वालिटी भी आ रही है, तो आप यहाँ से बैक जा सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में। तो यहाँ से ज़रा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में चले जाएं। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लाते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा टेम्परेचर T, ये वैसे लिख लिया, ये सारा फैक्टर जो है इसकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया, साथ आ जाएगा वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये वाली। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या निकलता है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि अगर मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है
तो सिमिलरली जो टेम्परेचर होगा ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर भी राइज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है तो टेम्परेचर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है। ये हमारे पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब एक और सब टॉपिक है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब हमने इसको डिस्कस करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल, वो कौन सी एनर्जी होती है, उसका रिलेशन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। अब इस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब देखें कि यहाँ पे सारी हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिस्कस की है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसको नाम देते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अब हमने लास्ट टाइम एक रिलेशन पढ़ा है, ये वाला टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू 2/3 K इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये वाला रिलेशन है, टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू 2/3 KB इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे KB लिखा हुआ है, मैंने सिंपली यहाँ पे K लिख दिया, कांस्टेंट है, ये भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही है, जस्ट B यहाँ पे प्लेस नहीं किया। तो यहाँ से अगर रिजल्ट निकालें तो 3K जो है ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 जो है ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 3KT डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो ये वाली क्या आएगी, अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड जो है इसकी आप राइट साइड बना दें, तो ये इक्वेशन इस तरफ आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज़ इक्वल टू 3KT डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए कि हमने ये ऊपर डिफ़ाइन किया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या करें कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की है इसको कह दें कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज़ इक्वल टू, वही फैक्टर जो पहले आपने लिखा हुआ है उसी के बराबर लिख लें इसको। दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, यानी ये वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर वन मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल के लिए आपने निकाल ली है। अच्छा, इसमें हमने फाइनल रिलेशन ये निकाला है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की पर मॉलिक्यूल, उसको हमने कह दिया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एवरेज की जगह पे K काइनेटिक एनर्जी T आ गया, ट्रांसलेशनल इज़ इक्वल टू 3KT डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास है एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये तो एक मॉलिक्यूल की है, लेकिन अगर हम ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की निकालना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, यानी अगर आप एक से ज़्यादा मोल्स की निकालना चाह रहे हैं, एक मोल की निकालना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, मोल के अंदर आपको पता है कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिसाइड कर लें कि ये वाला जो मास है वन मॉलिक्यूल का ये m के बराबर है। अगर हम ज़्यादा मास लें, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का मास ऑफ वन मोल, यानी एक मोल मॉलिक्यूल्स का अगर हम मास चेक करें तो कितना होगा, अगर एक मॉलिक्यूल का मास m के बराबर है तो एवोगैड्रोस नंबर जो है ये आपको बताता है कि मोल्स, यानी ये जो है एक मोल के बराबर होगा। तो एक मोल को मल्टीप्लाई कर दें जो आपके पास आ रहे हैं एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर, यानी एक मोल के अंदर कितने एटम्स हैं तो वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल मास आ जाएगा, लेकिन एक मोल का, यानी m यहाँ पे क्या था, एक मॉलिक्यूल का मास, Na यहाँ पे क्या है, एक मोल के अंदर कितने एटम्स हैं उनका टोटल मास। अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टोटल मास आ जाएगा एक मोल का, यानी एक मोल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो Na के बराबर हैं। और Na अगर आप मल्टीप्लाई कर दें एक मॉलिक्यूल के मास के साथ तो टोटल मोल जो है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का मास आ जाएगा। तो एक मोल का मास, इसको कैपिटल M से डिनोट कर दें, इज़ इक्वल टू M वैसे ही आ गया Na। तो ये आपके पास एक मोल का टोटल मास है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से आप स्मॉल m की वैल्यू निकाल लें, इस m की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये इक्वेशन दोबारा यही वाली इक्वेशन यहाँ पे प्लेस की है। अब ज़रा देखें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। तो m की वैल्यू यहाँ से निकालें, ये वाला Na जो है ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो m डिवाइडेड बाई Na। अब क्या करना है, पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास भी इक्वेशन नंबर 1 है, वो ये वाली है। इसमें आप देखें कि आपके पास m आ रहा है, यहाँ पे आपने क्या किया है, m की वैल्यू निकाली हुई है ये वाली। तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाएं, इस इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दें।
तो सिंपली ये वाली इक्वेशन वहाँ पे प्लेस करें, 3kt डिवाइडेड बाई 2, ये वैसे लिख लिया 3kt डिवाइडेड बाई 2। इधर आ रहा है आपके पास 1/2 mv², तो 1/2 वैसे लिख लिया ये वाला। स्मॉल m किसके बराबर निकाला हुआ है, m/n, तो यहाँ पे प्लेस कर लें स्मॉल m की जगह पे m/n a, साथ आ जाएगा v²। अच्छा, अब क्या करना है कि ये वाला जो n a है ना, ये कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो n a इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3kt na डिवाइडेड बाई 2। इस तरफ क्या बचा आपके पास, n a तो इधर आ गया, बाकी आपके पास है 1/2 mv², ये आपने वैसे ही प्लेस कर लिया। अब ज़रा देखें कि ये वाला आपके पास जो फैक्टर आ रहा है 1/2 mv², इसमें जो कैपिटल m है ये मास किस चीज़ का है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मालिक्यूल्स। तो ये 1 मोल मालिक्यूल्स का मास है, ये वाला कैपिटल M आपके पास जो है 1/2 mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज आ रही है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर वन मोल, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज़ इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई 2, ये फैक्टर साथ वैसे ही लिख लिया, ये जो है ये आपके पास एवरेज के बराबर है। अच्छा, अब ये वाली जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इसी को हमने इधर डिफ़ाइन किया था कि इसको क्या कहते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, ये 1 मोल के लिए आई है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और भी चेंज किया है कि ये वाला जो K और N है ना, ये आपके पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीपल, ये R के बराबर होगा अगर हम N, A और K को, यानी आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। कैसे करना है कि आप T को एक साइड पे लिख लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, K, N, A और साथ T मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ K एंड एवोगैड्रोस नंबर, ये आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे आपने ये R प्लेस किया हुआ है। अच्छा, ये आ गई आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल फॉर 1 मोल। ये आपके पास जो आई थी ये 1 मालिक्यूल के लिए आई थी, इसके अंदर देखें ज़रा 3kt डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, ये आपके पास आई है फॉर 1 मोल यानी Na पार्टिकल्स के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है 3RT डिवाइडेड बाई 2, क्या डिफरेंस आ रहा है कि इसके अंदर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ रहा है फॉर 1 मालिक्यूल के अंदर, और यहाँ पे अगर हम फॉर 1 मोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास K की जगह पे R आ रहा है, आइडियल गैस कांस्टेंट, ये वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास हाजिर होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आप फेस करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आएँ, इंशाल्लाह वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई मोहम्मद जावेद और आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने इससे पिछला लेक्चर नहीं सुना वो लाजमी सुने, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट वहीं से आपने है जो आगे मज़ीद एक्सपेंड करना है उसको, और उसी को हमने आगे डिस्कस करना है पिछले लेक्चर को यूटिलाइज़ करते हुए। तो जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर पढ़ा है वो लाजमी सुनिएगा, लेक्चर नंबर 3 जो था, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हमने, अगर हम पिछले से भी पिछला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 अगर आप डिस्कस करें, वो अगर आप सुने तो उसमें हमने एक रिलेशन निकाला था कि प्रेशर P इज़ इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू एवरेज स्क्वायर V² एवरेज। तो यहाँ से अगर हम ये वाला जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिलेशन आएगा 3P विच इज़ इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आपके पास बचा डेंसिटी इंटू V²। अब ये वाला जो डेंसिटी आपके पास आ रहा है इसको भी अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यही हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आपने स्पीड फाइंड करनी है जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ वेसल के अंदर मूव किए जा रहे हैं, और रैंडम मोशन में होते हैं, चूँकि आपने पढ़ा है पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि गैस मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं सारे के सारे रैंडम मोशन में होते हैं, और अगर वो रैंडम मोशन में है तो उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी जिसके साथ वो मूव कर रहे हैं, वही स्पीड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने डेंसिटी को इधर डिवाइड कर दिया, हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो V² एवरेज इज़ इक्वल टू 3P डिवाइडेड बाई डेंसिटी। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया है, इसको आपने इधर लिखा है लेफ़्ट साइड पे और ये वाला जो है ये आपने राइट साइड पे लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें,
इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे जब आप अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा फाइनली वो ये होगा कि आपने इधर अंडर रूट ले लिया इस साइड पे भी और इस साइड पे भी अंडर रूट ले लिया। अब इसमें देखें ज़रा कि वेलोसिटी का स्क्वायर भी आ रहा है और ये जो सिंबल है ये वाला ये एवरेज का है, यानी मीन का है। मीन को ही हम एवरेज कहते हैं। तो वेलोसिटी का स्क्वायर भी आ रहा है, उसकी एवरेज भी है, उसका अंडर रूट भी आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट भी आ रहा है, इसकी जगह पे आपने रूट लिख दिया आर, और इसके अंदर एवरेज आ रहा है जिसको हम मीन बोलते हैं। तो रूट मीन वेलोसिटी का स्क्वायर भी आ रहा है, तो इसके अंदर तीनों टर्म्स इन्वॉल्व हैं। रूट भी आ रहा है, मीन एवरेज भी आ रही है, वेलोसिटी का स्क्वायर भी आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ये आपके पास इसका रिजल्ट आता है रूट मीन स्क्वायर का, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, और इसमें आपके पास प्रेशर और डेंसिटी की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लाना चाह रहे हैं के और टी की फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने अभी पढ़ा है कि टेम्परेचर टी जो है ये हमारे पास होता है 2/3 के इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन हमने पढ़ा है। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं सुना तो फिर आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आएगी। सो बेहतर है कि आप जो है ना पहले इससे पिछले वाला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 वो सुन लें, ताकि आपको ये इक्वेशन क्लियर हो जाए। तो इसमें देखें कि टेम्परेचर टी जो है ये आ रहा है 2/3 इंटू के इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, तो 3k जो इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो t के साथ 3k को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको इधर डिवाइड कर दिया, इज़ इक्वल टू ये वाला फैक्टर तो उस तरफ चला गया, बाकी इस साइड पे क्या रह गया काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब ज़रा देखें कि इधर भी 2 डिवाइड हो रहा है, इधर भी हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर जो मास आ रहा है 2 तो ख़त्म हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो इस साइड पे मास आ रहा है m, इसको आप इधर डिवाइड कर दें ताकि आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकें। वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आप स्पीड यहाँ से निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को 2 से इधर कैंसिल कर दिया, बाकी आपके पास यहाँ पे मास आ रहा है। तो आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मास को इधर डिवाइड कर दिया, इज़ इक्वल टू v² एवरेज। अब ज़रा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें कि ये वाली जो साइड है इसको उधर ले जाएं लेफ़्ट साइड पे, और ये वाला जो टर्म आ रही है आपके पास इसको राइट साइड पे ले आए। तो v² एवरेज इज़ इक्वल टू 3k